नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सीमा सुरक्षा बल के अभियान में 2 बांग्लादेशियों समेत 3 लोगों की हुई मौत। बीएसएफ और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर। आज आजमगढ़ में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख। पसोपेश में कई अधिकारी। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को किया आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों जगह होगा लॉन्च। दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे जहरीली, नोएडा और बुलंदशहर सबसे प्रदूषित शहर बना, घर से ना निकले लोग। पाकिस्तान ने 3000 सिखों को दिया वीजा, जा सकेंगे नानकाना साहिब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित खेल समारोह के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को 2021 में प्रदान करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवनीना बोलकर, श्री राजेश पीआर, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल सहित 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली सभी पुरुष हॉकी इंडियन टीम को पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को छोड़कर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एथलीटों की पूरी लिस्ट में अर्पिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर धवन, भवानी देवी, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नवराल, हिमानी उत्तम परम, अभिषेक वर्मा, अंकिता रैना, दीपक पुनिया, दिलप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह है। आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। हालांकि वहां के डीएम ने मुख्य अभियान को लिखे पत्र में परिवहन मद का नाम दिया है। बिना मद के इस राशि को देने में पहले पीडब्ल्यूडी के अभियान पसोपेश में रहे। बाद में उच्च अधिकारियों ने वार्ता करने के बाद आकस्मिक निधि से रकम दे दी गई। आजमगढ़ में राज्य विवि का शिलान्यास 13 नवंबर को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ के डीएम राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियान को पत्र लिखा कि कार्यक्रम में आजमगढ़ के अलावा अन्य जिलों से भी परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की जानी है। इस पर करीब 40 लाख रुपए व्यय होने की संभावना है। यह रकम संभागीय परिवहन अधिकारी आजमगढ़ को हर हाल में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पत्र के प्रति प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को भी भेजी गई है। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों जगह उपलब्ध होगा, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाली सभी तरह के कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल पूरे हो रहे हैं। इसको मनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली एनसीआर की हवा शुक्रवार को सबसे ज्यादा जहरीली दर्ज की गई। नोएडा और बुलंदशहर देश के सबसे प्रदूषित शहर रहे। दोनों शहरों को प्रदूषित स्तर 488 पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों की हवा भी खतरनाक स्तर के करीब पहुंची। इनमें से 4 कारक सबसे प्रभावी रहे। तापमान कम होने से मेसिंग हाइट 1 किमी से भी नीचे हो गया। वहीं सतह पर चलने वाली हवाएं भी थम सी रही। दोनों के मिले जुले असर वेंटिलेशन इंडेक्स भी संकरा हो गया। इसके साथ ही पराली के धुएं ने भी गहरा असर डाला। दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा 35% रहा। चारों कारकों के चक्रव्यूह में फंसने से दिल्ली एनसीआर की हवाएं दिन भर दम घोंटू बन रही है। सफर का पूर्ण अनुमान है कि अगले 2 दिन तक प्रदूषण छंटने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के शहरों को प्रदूषण स्तर 450 से ऊपर बने रहने की आशंका है। वहीं सोमवार को सतह पर चलने वाली हवाओं की चाल बढ़ने की उम्मीद है।
इससे प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, फिर भी इसके बेहद खराब और गंभीर स्तर की सीमा पर बने रहे का अनुमान है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17 से 26 नवंबर तक चलने वाली नानक देव जी की 552 से प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने के लिए उसने 3000 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया। सिख यात्री नानकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जा सकेंगे। पाकिस्तान उच्च योग ने ट्वीट किया कि भारत के लिए पाकिस्तान उच्च योग बाबा गुरु नानक की 552वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय सिख यात्रियों को लगभग 3000 वीज़ा जारी किए। बयान में कहा गया कि भारत में पाकिस्तान उच्च योग सिख धर्म के स्थापक की 552वीं जयंती पर भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय को हार्दिक बधाई देता है। धर्म स्थलों की यात्रा पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 की द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के प्रावधान के तहत वीज़ा जारी किया गया है। भारतीय तीर्थयात्री गुरुद्वारा नानकाना साहिब और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब सहित विभिन्न गुरुद्वारों की यात्रा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजों के कॉलेजियम द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबीन बनर्जी के मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफर को यहां के हाई कोर्ट ने 237 वकीलों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व निडर जज को दंड देने जैसा कदम बताया। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रामना और कॉलेजियम को पत्र लिखा और निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा। इस 12 पृष्ठों के पत्र में वकीलों ने कहा कि 75 जजों वाली मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 जजों वाली मेघालय के हाई कोर्ट में भेजना कई असामान्य पक्ष पैदा करता है। बेहतर प्रशासन के लिए ट्रांसफर जरूरी होता है, लेकिन कई बार सदस्यों और आम जनता को पता होना चाहिए कि जिस अदालत में हर साल 35,000 मामले आते हैं, वहां के चीफ जस्टिस को ऐसी अदालत क्यों भेजा जा रहा है जहां मुकदमों की संख्या 70-75 ही रहती है। वकीलों ने कहा कि जस्टिस बनर्जी का भ्रष्टाचार और अक्षमता को जरा भी सहन न करने का स्वभाव सराहा जाता है। श्रीनगर में आतंकी संगठन मुजाहिदीन ग़वात-उल हिंद का फिरयादी हमले की साजिश को लेकर सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार श्रीनगर में वीरवार देर रात मारे गए आतंकी ग़वात-उल हिंद का था। उसे फिरयादी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह पुलवामा हमले के एक आरोपी का रिश्तेदार था। इस बीच कुलगांव में एक और आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। यहाँ रात भर चली मुठभेड़ में कुल 2 आतंकी मारे गए। ज्ञात हो कि कुलगांव मुठभेड़ स्थल में से एक AK राइफल व एक पिस्तौल और बेनामी मुठभेड़ स्थल से एक AK राइफल L बरामद की गई। वहीं IG कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर के बेनामी में मारे गए आतंकी की शिनाख्त पुलवामा के शिक्र निवासी अमीर रियाज के रूप में हुई है। वह मुजाहिदीन ग़वात-उल हिंद का सदस्य और पुलवामा के लेथपोरा इलाके में 14 फरवरी 2019 को हुए फिरयादी हमले के एक आरोपी का रिश्तेदार था। इस मामले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इस आतंकी को फिरयादी हमले का टास्क देकर श्रीनगर भेजा गया था। मुठभेड़ स्थल के एक AK-87 राइफल व कुछ अन्य हथियार बरामद किए गए। इस बीच आतंकी संगठन मुजाहिदीन ग़वात-उल हिंद ने दावा किया है कि उनके 3 आतंकियों ने CRF कैंप पर हमला किया था। चीन सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा चौकियों और गांव का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना यहां निगरानी जारी रखे है। कश्मीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि करीब 4 दर्जन चीनी सैनिक POK के केल जुरा और लिपा सेक्टर में 1 महीने पहले पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान केल जुरा लिपा और कुछ अन्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता है। यह 40 से अधिक PLA सैनिक इन सेक्टरों में पाकिस्तान सैनिकों और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ खुद को 5 या 6 के समूह में बांटकर यहां सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि POK के गांव का दौरा करने वाले PLA के सैनिक इन्हें आदर्श गांव के रूप में बनाने का संकेत दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सेना कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरुवार देर रात मेवाशियों की कथित तस्करी को विफल करने के लिए जुटे सीमा सुरक्षा बल के अभियान में 2 बांग्लादेशियों समेत 3 लोगों को मार गिराया है। वहीं बीएसएफ ने कहा कि कुछ बिहार जिले के सिताई में गुरुवार देर रात बांग्लादेशियों ने मेवाशियों की तस्करी करने से रोक जाने पर बल की गश्ती दल पर हमला कर दिया था, जिस पर उसने कार्रवाई की और 2 बांग्लादेशी मारे गए। तीसरे व्यक्ति की मौत पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान उसका एक जवान घायल हो गया और उसके नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में घायल किसानों को बिना किसी देरी के वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे SKMK ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 अक्टूबर को हिंसा में घायल हुए किसानों के लिए घोषित मुआवजों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए और हिंसा में घायल हुए लोगों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को 8 लोगों की मौत हो गई थी। 8 पीड़ितों में से 4 किसान थे, जिन्हें कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जा रहे थे। एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। अब बात हिंदू और हिंदुत्व पर छिड़े सियासी संग्राम की है, जिसमें आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को नफरत वाली विचारधारा करार दिया और देश में नफरत फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व की 2 अलग अलग चीजें हैं और दलीली है कि अगर फर्क नहीं होता तो दोनों का नाम एक होता। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में मुस्लिम या सिख को मारने की बात कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये बात उन्होंने हिंदुत्व में नजर आती है। आज हिंदुत्व वाले सियासी खेल की पिच पर राहुल गांधी ने बैटिंग की, वो भी तब जब सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर हंगामा जारी है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ।